मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस चैप्टर से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, आप सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में सॉलिड सोल्यूट को डिसॉल्व करेंगे स्टर करके, तो जिस स्टेज तक वो सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता रहता है, जो सोल्यूशन बनती है उसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और अगर और सोल्यूट डालने पर नहीं डिसॉल्व हो रहा है तब हम कहते हैं कि सोल्यूशन सैचुरेटेड है। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिसॉल्व होके सोल्यूशन बनाते हैं। एट द सेम टाइम अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसमें से कुछ सोल्यूट अगर वापस अनडिसॉल्व फॉर्म में आ रहा है तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितने सोल्यूट डिसॉल्व हुआ होता है उसको उस सोल्यूट की उस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। Factors affecting the solubility of a solid in a liquid. First is nature of solute and solvent. Like dissolves like. Ionic compounds में ionic compounds polar solvent जैसे water है उसमें dissolve करेंगे, जबकि organic compounds non polar होते हैं इसलिए ये non polar solvents जैसे benzene उसमें dissolve करेंगे। Temperature, 3 तरह के ट्रेंड्स देखे जाते हैं। कुछ सोल्यूट्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड, KCl, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे इंक्रीज करती है। जबकि सेकेंड टाइप का ट्रेंड देखने में आता है, लिथियम सल्फेट और सीरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद टेम्परेचर। और इस तरह के कर्व्स जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं इनको हम कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेंड है कि पहले टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है और ब्रेक आ रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे ब्रेक आता है उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। यहाँ एक तरह का सॉलिड दूसरी तरह के सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है तो ब्रेक देखा जाता है कर्व में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉलिड्स में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो प्रेशर के चेंज के साथ सॉलिड्स की वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आता है। Solubility of gases in liquids. So, solubility of a gas in a particular liquid may be expressed as the volume of gas that can dissolve in a fixed volume of the liquid to form a saturated solution at a given temperature. तो गैस जो है जब लिक्विड में हम डिसॉल्व करें तो जितनी उसकी वॉल्यूम आ रही है उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। कुछ गैसेस जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम ये कम डिसॉल्व करती हैं, जबकि अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसी गैसेस हाईली सॉल्युबल होती है क्योंकि सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती हैं। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जो है गैस की कम होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जब प्रेशर कम होता है तो कम मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस के साथ कांटेक्ट में होते हैं, इस वजह से सॉल्युबिलिटी लोअर होती है। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम कम होती है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं और इस तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। विलियम हेनरी ने ये रिलेशनशिप स्टडी की बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड, और उसने एक लॉ दिया जिस लॉ को कहा जाता है हेनरीज लॉ। द लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सोल्यूशन। यानी जो मास है गैस का जो एक डिसॉल्व किया है वो प्रेशर पे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो हम एक कांस्टेंट डालेंगे, इस कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहेंगे। तो इस रिलेशन हो जाएगा m = Kp। यहाँ जो K है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर। इसी टाइम पे जब हेनरी ने अपना लॉ दिया था, डाल्टन भी स्टडी कर रहा था और उसने इंडिपेंडेंटली कंक्लूड किया कि सॉल्युबिलिटी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है।
अगर हम सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लेते हैं तो डाल्टन का रिलेशनशिप है मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है k डैश। अब अगर हम k डैश को इस साइड ले जाएं तो p इज इक्वल टू 1/k डैश इंटू x आएगा। तो 1/k डैश को हमने एक और कांस्टेंट kh हेनरीज लॉ कांस्टेंट से डिनोट किया है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू kh इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हेनरीज लॉ को हम इस तरह से स्टेट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अगर हम पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से के अगेंस्ट प्लॉट करें तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जो शो करता है कि हेनरीज लॉ करेक्ट है। इस ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। यहाँ अलग अलग गैसेस के लिए kh की वैल्यू अलग अलग आती है जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ निकलते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। अलग अलग गैस के अलग अलग कांस्टेंट होंगे। जितनी kh की वैल्यू ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में kh डिनोमिनेटर में जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतनी कम, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से kh की वैल्यू इंक्रीज करती है। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ तभी वैलिड होता है जब प्रेशर लो होता है। हाई प्रेशर पे लॉ कम एक्यूरेट हो जाता है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू डेविएट कर जाती है। इसी तरह टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए तब भी लॉ भी नहीं होगा। The gas should not be highly soluble and gas should not react chemically with the solvent and it should neither dissociate nor associate. Application of Henry's law, कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाने में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि आपको पता है प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हम अंडर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉटल में डाल के डिसॉल्व कराते हैं और फिर सील कर देते हैं बॉटल को। इसी तरह डीप सी डाइविंग में हेनरीज लॉ के प्रिंसिपल यूज होता है कि जब सी डाइवर्स डीप सरफेस में नीचे जाते हैं तो हाई प्रेशर की वजह से उनके अंदर जो लिक्विफाइड एयर है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो उनके ब्लड में डिसॉल्व कर जाती है। तो जब वो डाइवर्स वापस ऊपर आते हैं वो फिर से अनडिसॉल्व होती है, तो इस दौरान नाइट्रोजन जब बाहर निकलती है तो बेंड्स कॉज करती है जिससे डाइवर्स को तकलीफ होती है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए हीलियम गैस को डाला जाता है जो कि हाई प्रेशर पे ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती है और छोटे साइज के होने की वजह से बेंड्स भी कॉज नहीं करती है। इसी तरह हाई ऑल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन का प्रेशर लो होने की वजह से ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से एनॉक्सिया की प्रॉब्लम होती है। जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं वो प्रॉपरली अच्छे से क्लियर थिंकिंग नहीं रख पाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हेनरीज लॉ। लंग्स के फंक्शन में भी इस लॉ का इस्तेमाल होता है कि जब एयर हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं तो हाई प्रेशर में एयर होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स है उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व कर जाती है। इसी तरह सेल्स में जब जाते हैं तो वहां जाते जाते कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई होता है, वो डिसॉल्व कर जाता है ब्लड में और ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट कर जाती है इनटू द सेल। तो इस तरह से लंग्स के फंक्शनिंग में भी हेनरीज लॉ का इस्तेमाल होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. Thank you and have a nice day. If you like the video, please do share and subscribe.